नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो सभी लोग जानते हैं कि जितने भी बीपीएससी टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले आगामी जो ईयर है 2024 और 25 जो चल रहा है, ये बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है। इसलिए उसी का मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी को पूर्ण कोर्स कराने का रास्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रूप से तैयारी कर सकें। तो यह प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए समर्पित है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे, 29 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए जो भी आप कैंडिडेट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वो खास करके सभी वीडियो देखिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते हैं कि सोन नदी का जो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो नया पैटर्न बन गया है कि क्वेश्चन अंदर से जाकर के पूछ रहा है। जैसे यही क्वेश्चन देख लिए, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक। सभी लोग जानते हैं कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है वो अमरकंटक है। अब पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कि अमरकंटक कहाँ स्थित है, अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, इसलिए यह क्वेश्चन जो होगा आंसर क्या है? मैकाल श्रेणी। कहाँ है? मैकाल श्रेणी में अमरकंटक पड़ता है। यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए जो भी आप कैंडिडेट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। तो उसमें जो आप देखिएगा कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो महत्वपूर्ण नाम सामने आता है। तो प्रफुल्ल चाकी जो है क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। मुजफ्फरपुर जेल में किसको दिया जाता है फांसी? तो खुदीराम बोस को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, खुदीराम बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्लियर कर दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रफुल्ल चाकी जो है वो क्या किए थे? आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस जो है उसको फांसी दे दिया गया था। क्लियर? यही क्वेश्चन था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है, देखिए समाचार पत्र का चर्चा किया है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखिएगा और एग्जाम में फट से मारिएगा और गलती हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद 1 सेकेंड 2 सेकेंड समय लीजिए, सोचनिए, और उसके बाद टिक लगाइए, तब जाकर के आपका सही आंसर होगा। क्लियर? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संपादक ये समाचार पत्र की चर्चा कर रहा है तो अरविंद घोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। जबकि वंदे मातरम अगर गीत पूछ लेता तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाता। क्लियर? तो वंदे मातरम अगर गीत पूछ लेता तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, और वंदे मातरम यहाँ समाचार पत्र पूछ लिया है तो अरविंद घोष हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा।
एक एक क्वेश्चन एग्जाम को आपको परचम लहराने में मदद करता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब एग्जाम में टिक लगाइए। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है? तो संघीय प्रणाली का जो विचार लिया है वो कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। खीर भवानी मेला का आयोजन आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इधर जो बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था टीचर वाला, उसमें यह क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है। तो जो भी आप पढ़े होंगे वीडियो बढ़िया से, तो वो अच्छा से आंसर करके आए होंगे। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन सा है? इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है? जॉन्डिस, सभी लोग जानते हैं कि जॉन्डिस जो है एक खतरनाक बीमारी है और लोगों को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। ताकि किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया जॉन्डिस रोग होता है? तो ये क्या होता है? जॉन्डिस रोग से आप देखिएगा कि शरीर जो होता है पीलापन होने लगता है। शरीर कैसा हो जाता है? पीलापन हो जाता है, जिसके कारण से यकृत प्रभावित होता है। ये जल प्रदूषण के कारण। किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कोल विद्रोह है, आप लोग थोड़ा इसको सही कर दीजिएगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, कौन किया था? बुद्धू भगत किया था, मदरा महतो किया था, जोया भगत, ये तीनों मिलकर के जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बुद्धू भगत है, मदरा भगत है, ये मदरा महतो हो जाएगा, इसको सही थोड़ा कर लीजिएगा, मदरा महतो और जोया भगत, ये तीन व्यक्ति थे। ये तीनों मिल करके क्या किए थे? ये कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर? कब किया था ये? 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ था, जो कि बुद्धू भगत, मदरा महतो, जोया भगत, ये मदरा महतो है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ लिया है। इसमें बहुत ध्यान पूर्वक आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तब जाकर के सही आंसर होता है, अन्यथा आप गलत मार के आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और प्रथम भारतीय अगर पूछ देता तब हो जाता सी राजगोपालाचारी। क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था जिसे 1815 में नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो लोगों को लगता है कि यह क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है, और वह एग्जाम को क्या करता है कि कह देता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था जिसे 1815 में नियुक्त किया गया था? तो 1815 में जो नियुक्त किया गया था वो पहला भारत का सर्वेयर जनरल था कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था उसका? कॉलिन मैकेंजी नाम था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली एंड पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनली एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट रैंकिंग हाल ही में जारी हुआ है। हेनली एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट रैंकिंग हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इसमें 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों का वीजा फ्री एंट्री है। भारत के पासपोर्ट पर क्या है? 58 देशों में वीजा फ्री इस पर लिखा हुआ है भारत के पासपोर्ट पर। क्लियर? जबकि प्रथम स्थान जो है इसमें किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर जो है पूरे वर्ल्ड का, इसके पासपोर्ट पर जो है, सिंगापुर के पासपोर्ट पर पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करने का जो है वीजा है। क्लियर? जबकि दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन ये लोग आते हैं, जो कि 192 देशों का इस पर वीजा फ्री है। क्लियर? जबकि सिंगापुर जो है उसके एक पासपोर्ट पर 195 देशों का वीजा फ्री पासपोर्ट है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर समझ गए होंगे। भारत के पासपोर्ट का स्थान क्या है? 82वां स्थान है, जो कि 58 देशों का इस पर वीजा फ्री एंट्री है। जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है, जिसमें 195 देश का वीजा फ्री है। और जबकि दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन का है, इस पर 192 देश जो है वीजा फ्री एंट्री है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में पहला चीनी कारखाना कब बना था? बिहार में पहला चीनी कारखाना जो बना था वो कब बना था? तो बिहार की चर्चा कर रहा है, तो बिहार में पहला चीनी कारखाना जो बना था 1904 ईस्वी में बना था। 1904 ईस्वी में बना था, मढ़ौरा में बना था। क्लियर? मढ़ौरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मढ़ौरा सारण जिला में पड़ता है। यह देश की पहली चीनी मिल थी। मढ़ौरा ये क्या थी? सारण जिला में देश का ये पहला चीनी मिल था, जो कि बिहार में था। क्लियर? 1904 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसको श्वेत फ्लड भी, ऑपरेशन फ्लड को क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वर्णित है संघ की राजभाषा हिंदी होगी? किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी होगा। तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? हिंदी को संवैधानिक रूप से 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है हिंदी को, कब घोषित किया गया था? 1949 ईस्वी में घोषित किया गया था, संवैधानिक रूप से। क्लियर? तो कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का जो दर्जा मिला था, कब मिला था? 1949 ईस्वी में इसका घोषणा कर दिया था। क्लियर? और अनुच्छेद 343 में यह वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ है। सर्बिया
के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले की अनीमा कुमारी ने रजत पदक जीती है? बिहार के किस जिले की अनीमा कुमारी ने रजत पदक जीत लिया है? तो कौन जीत लिया है? अनीमा कुमारी ने। तो कहता है कि यह बिहार के किस जिले के हैं? अनीमा कुमारी जो है बिहार के किस जिले के हैं, जो कि सर्बिया बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में क्या जीता है? रजत पदक जीत लिया है। ये भोजपुर का है। ये कहाँ की है? भोजपुर की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजपुर आ रहा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? हाल ही में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है किसके बारे में? अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में। तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? तो साहीवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहीवाल हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व किस राज्य का है? भारत में सर्वाधिक पशु जो है घनत्व, जो पूछ रहा है पशु घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। जबकि मानव का घनत्व भी बिहार का सर्वाधिक है। तो मानव और पशु में जो है घनत्व के मामला में क्या है? बिहार प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैला डीला में किस लौह अयस्क का खनन होता है? बैला डीला में किस लौह अयस्क का खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। किसका होता है? हेमेटाइट का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेसाबी रेंज जो है ये अमेरिका में पड़ता है। मेसाबी रेंज कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी आप कर रहे हैं, तो सभी वीडियो मेरा देखिए आप। एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा, सभी क्वेश्चन आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो से रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनके के निर्माण का कारखाना संगम युग के किस बंदरगाह से मिला है? मनके के निर्माण का कारखाना जो है संगम युग के किस बंदरगाह से मिला है? संगम युग की चर्चा कर रहा है। तो अरिकमेंडू से मिला है। कहाँ से मिला है? अरिकमेंडू से मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? बौद्धों का जो रामायण है वह किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जो कि किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के समय हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम काल के समय हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। वह किस देश का निवासी था? वह किस देश का निवासी था? तो मिस्र का था दोस्तों। कहाँ का था? मिस्र का था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालीयूर और कोकई किस वंश के बंदरगाह थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सालीयूर और कोकई जो है किस वंश के प्रमुख बंदरगाह थे? तो कौन सा वंश का ये प्रमुख बंदरगाह था? सालीयूर और कोकई। तो ये कौन सा था? पांडे वंश का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, पांडे वंश का ये प्रमुख बंदरगाह था, सालीयूर और कोकई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्त के कगार पर घोषित किया गया है। देखिए ये विलुप्ति हो जाएगा, ठीक है, विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। हाल ही में जो है मलेशिया क्या किया है, अपना राष्ट्रीय पशु, मलेशिया का जो राष्ट्रीय पशु है 150 संख्या में मात्र बच गया है। संख्या में कितना बच गया है, 150 बच गया है, इसीलिए उसको विलुप्ति के कगार पर घोषित कर दिया है। तो कह रहा है कि मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। मलेशिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्या है, बाघ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाघ। ये बाघ है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये जो है इंदौर बनाया है। कौन बनाया है, इंदौर बनाया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। इंदौर जानते ही हैं कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री, देखिए विदेश मंत्री, इसको कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है। कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च किया है। अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो अस्मिता परियोजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है, ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जो है क्या हो जाएगा, इसको शिक्षा मंत्रालय कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्लियर। मंत्रालय, अस्मिता परियोजना है ये। अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। देखिए बहुत ही, क्या कहा जाए क्वेश्चन को, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अवध के बारे में यह चर्चा कर रहा है। अवध उस समय बहुत ही, जब आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो अवध की चर्चा जो है जोरों पर रहता है और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अवध के बारे में यह कथन किसका रहा है कि यह जो है वह फल चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। अवध के बारे में कहा था, ये डलहौजी कहा था। कौन कहा था, डलहौजी कहा था। और डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगा दिया था। और डलहौजी जो है यह बात कहा था कि यह जो है किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। किसके बारे में कहा था, अवध के बारे में कहा था डलहौजी। और डलहौजी जो है 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया। किसका आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर।
इससे इतना डर था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा, रेड पांडा जिसको बोलते हैं, लाल पांडा, रेड पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो बम्बू का खाता है, बांस का खाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल पांडा, रेड पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो बांस की पत्तियां खाता है। और लाल पांडा जो है सिक्किम का राजकीय पशु है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नीबल्स, 100 नीबल्स बराबर कितने बीट होता है? तो 400 बीट के बराबर होता है। 100 नीबल्स बराबर, एक नीबल बराबर होता है, जानते हैं एक नीबल बराबर क्या होता है? 4 बीट होता है। तो 100 नीबल्स पूछ रहा है तो 400 बीट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट में, एक कार्बन क्रेडिट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ध्यान में रखिएगा। एक कार्बन क्रेडिट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है? तो 1000 केजी गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना होता है? 1000 केजी गैस होता है दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के विशेष निदान से न्याय के एक सिद्धांत का निर्माण किस पर आधारित है? न्याय के किस पर आधारित है? तो ये जो है बौद्धिक मूल्यांकन पर होगा। किस पर हो जाएगा? बौद्धिक मूल्यांकन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के विषय में एक पक्षीय विचार क्या है? न्याय के विषय में एक पक्षीय विचार क्या है? यह जो है अन्याय के बारे में क्या करता है? यह अन्याय के बारे में समुचित रूप से जानकारी प्राप्त करता है। यह क्या करता है? अन्याय के बारे में समुचित रूप से जानकारी प्राप्त करता है। क्लियर, यह न्याय का क्या है? विषय में एक पक्षीय विचार है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी कब? क्या था? हिंद स्वराज की रचना जो है 1909 ईस्वी में किया था। सभी लोग जानते हैं हिंद स्वराज की रचना जो है 1909 ईस्वी में किया था। और कब क्या था? ये जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जहाज के जरिए कहां से कहां जा रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। उसी बीच में हिंद स्वराज का रचना किया था 1909 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से निम्न कथन में से कौन सही है? देखिए अब कथन की चर्चा हम लोग देख लेते हैं एक एक कथन पढ़कर। 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान, ये प्लान है, प्लान कर लीजिएगा, पीपुल्स प्लान बनाई। बिल्कुल सही है, ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान बनाई, बिल्कुल सही। दूसरा है 1950 ईस्वी में जेपी नारायण ने जेपी नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया, ये भी सही है। 1947 ईस्वी में जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजित समिति गठित की, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर हुआ था। आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। यह जो है एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। योजना आयोग क्या है? गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। क्लियर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। जबकि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। और अब तक जो है योजना आयोग जो है
12 योजना प्लानिंग कमीशन का गठन हो चुका है। भारत अब तक जो पंचवर्षीय योजना बना है, कितना 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। इसी बीच में 15 अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और उसके योजना आयोग के स्थान पर क्या करता है, एक नया जो है नीति आयोग का गठन करता है। क्लियर? तो योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 था। इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए हमको। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।